आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का ये जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया आदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर 2024 और 25 के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न में पहला दिया गया आपके सामने कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो उदय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। कहाँ से? जर्मनी से। यह जो है यूरोप में सबसे पहले कहाँ से हुआ था? जर्मनी में। दूसरा प्रश्न कहा है कि ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो यह रूसो को माना था। किसको माना था? रूसो को माना था। ठीक है, फिर कहा है तीसरा वाला कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो इसका जो हो जाएगा रिचर्ड, कहाँ गया रिचर्ड? हाँ, रिचर्ड आर्कराइट ने ही सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा इसने क्या किया था? रखा हुआ था। ठीक है ना। अब जो चौथा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण जो था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों का गिरना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत गिर जाएगी तो सीधी सी बात है भारत में भी इसकी जो कीमत क्या होगी? गिर जाएगी। ठीक है, और वह इसलिए हुआ था क्योंकि यह जो विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी उस समय। ठीक है, और इसे हम महामंदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इस समय को? यानी 1928 से 1934 के बीच के जो समय है इसे हम लोग महामंदी के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब उसकी कीमतें गिर गई गेहूं की, जिसके कारण पूरे विश्व में इसका फर्क पड़ा और साथ ही साथ भारत में भी गेहूं की कीमत में 50% की कमी यानी गिरावट देखी गई है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न आपके सामने है पांचवा पांचवा में कहा है कि 1948 में ईस्वी में गुंडबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? ठीक है, तो यह छापी थी बाइबिल। कौन सी छापी थी? बाइबिल छापी थी। ठीक है, फिर कहा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे करता है? तो यहाँ पे देखिए, बेल्जियम में जो चुनाव चुनने का जो प्रक्रिया है, तो देखिए सबसे पहले जो बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच बोली जाती है, डच बोली जाती है, और जो है एक और होती है जो जर्मन होती है। ठीक है ना, यह 3 भाषाएं होती हैं और तीनों भाषाएं के जो लोग होते हैं, जो तीनों भाषाओं बोलने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के जो समुदाय होते हैं, ये लोग अपने अपने सरकार को कुछ क्या करते हैं? चुनते हैं। यानी प्रत्येक भाषा के जो समुदाय होते हैं वो अपना सरकार क्या करते हैं? चुनते हैं। ठीक है, और वे जो होते हैं इनकी संस्कृति और भाषा के हित में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पे बेल्जियम में जो सरकार कौन चुनता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो होते हैं वो अपनी अलग अलग सरकार को, यहाँ पे देखिए जैसे 3 भाषाएं हैं तो आप कह सकते हैं कि डच वाले अपनी अलग सरकार चुनते हैं, फ्रेंच वाले अपनी अलग सरकार, डच वाली अलग, और जर्मन वाले अपना अलग अलग भाषाएं क्या करते हैं? चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का ऑप्शन जो होगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो होते हैं वह जो है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला जो है 7वां वाला है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है। देखिए केंद्र सरकार के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो होगा कठोर एवं लिखित संविधान। यह जो होता है कठोर एवं लिखित संविधान, यह जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो है शक्तियों का विभाजन करता है। ठीक है ना, अभी पूछा है कि नहीं है। और उसके बाद जो है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यह भी है सर्वोच्च न्यायालय, यानी यह नहीं होगा। शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण अगर ये संघीय हो जाता, ठीक है ना, अगर यह हो जाता, पूछा है ना कि कौन सा अक्षर केंद्रीय सरकार संबंधित नहीं है, तो शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है अगला जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो यह जो ऑप्शन होगा जैविक बनावट। क्यों होगा? देखिए इसमें आपसे पूछा है कि वह कौन सा ऐसा कारण है
या ऐसा जो चारों विकल्प में कौन है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए श्रम का लैंगिक विभाजन, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, महिला और पुरुष में श्रम के लिए विभाजन है। समाज में समाज के पितृ प्रधान होना भी यह भी क्या है, लैंगिक क्या कहते हैं असमानता का बढ़ावा देता है। महिलाओं में साक्षरता की दर की कमी, ये भी क्या कहते हैं लैंगिक असमानता की बढ़ावा देता है। लेकिन जैविक बनावट जो होती है यह जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करता है। ठीक है ना। अगला जो है आपके सामने कहा है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। सांप्रदायिकता की समस्या जो होती है प्रारंभ होती है कब, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। ठीक है ना, धर्म का राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, यहीं से क्या होती है सांप्रदायिकता प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। मतलब संघ का मतलब यह होगा कि मान लीजिए केंद्रीय का सूची, जैसे प्रतिरक्षा केंद्र का मामला है, मुद्रा भी केंद्र का मामला है, विदेशी भी केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन शिक्षा जो होती है यह राज्य सरकार का है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर यह केंद्र सूची में नहीं है, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है। 11वां जो है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचलन का मुख्य कारण क्या है, तो यह अधिक सिंचाई होगा। क्या होगा, अधिक सिंचाई होगा। अब उसके बाद 12वां आते हैं प्रश्न में, हम देखते हैं 12वां में कहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। इसको आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि इसमें से आपको विकल्प भी बना के आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, या कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे ये जो बांध दिए गए हैं और यहाँ पे ये नदी दी गई है। ठीक है, यह जो बांध बनाए गए हैं किन किन नदियों पे बनाए गए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध जो होता है यह किस पे बना है, सतलुज पे बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है ये आप देखेंगे महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है। और अगर हम बात करेंगे सरदार सरोवर, तो यह तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, नर्मदा पर। और टिहरी जो है यह भागीरथी पर बना हुआ है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए का जो है किसमें जाके मिला है, चौथे में, तो का चौथा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए का तीसरा दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे का देखेंगे तीसरा है, देखिए का तीसरा, इसका मतलब हमको अभी इस पे और इस पे विचार करना है। इसका मतलब न दूसरा होगा न चौथा होगा, यानी का तीसरा है। ये दोनों देख रहे हैं ना, हम एक को और तीन को देखेंगे, ध्यान समझिए। भाखड़ नागल बाद हमने लिया कि कहाँ से मिलाया है, सतलुज से मिलाया है, मतलब क का तीसरा होगा। तो क का तीसरा देखिए इसमें है, और यहाँ का पहला दिया तो गलत हो जाएगा, यहाँ का तीसरा दिया इसको देखेंगे। अब इन दोनों में से हम देखेंगे, यानी ए और सी में से कोई एक सही होगा। आइए देखते हैं आगे। हीराकुंड जो है महानदी, यानी चौथा, ख का चौथा, यहाँ देखिए ख का दूसरा दिया, जिसका ये भी क्या हो जाएगा, गलत, और एक सही हो जाएगा। देखिए क का तीसरा, ख का चौथा, और ग का देखिए पहला हो गया, और घ का देखिए क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि भाखड़ नागला बांध कहाँ है, सतलुज पे है। हीराकुंड कहाँ है, महानदी पर। सरदार सरोवर कहाँ पे है, नर्मदा पर। टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी पर है। ठीक है, इन नदियों पे बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका तीसरा है, 13वां है। कहा कि निम्नलिखित में से शिक्षा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो मछली पकड़ना और गुड़ बनाना, ठीक है ना, यह दोनों है प्राथमिक क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। कृषि हो गया, डेयरी हो गया, यह जो होते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मछली पालन होता, ठीक है ना, यानी व्यवसाय होता मछली पालन, तब तो यह प्राथमिक में आता है। लेकिन यहाँ मछली पकड़ना है, इसलिए प्राथमिक में नहीं आएगा। तो पूछा है नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, क और ग, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी क एवं ग जो है प्राथमिक क्षेत्र क्रियाकलाप में नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ मछली पालन होता तो यह होता। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप क्षेत्र में। तो अगला जो है 14वां, क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक का मतलब यह मान लीजिए जिसको आप कह सकते हैं सरकारी, ठीक है, निजी मतलब खुद का, सार्वजनिक मतलब यह हो गया कि जो सभी का हो, यानी सरकारी हो। ठीक है, तो इसको क्षेत्र देखिए रोजगार जो होता है यह बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है,
आर्थिक क्रिया यह भी नहीं, उद्यम का स्वामित्व होगा। क्या होगा? उद्यम का स्वामित्व होगा। अब यह कैसे होगा हम आपको बता दे रहे हैं कि उद्यम का स्वामित्व। देखिए, जो रोजगार होता है यह वर्गीकरण का आधार नहीं आप बता सकते हैं कि इनको दोनों को सार्वजनिक है कि निजी क्षेत्र के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। आर्थिक क्रिया भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो यह उद्यम का स्वामित्व होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो आपका निजी क्षेत्र जो होगा खुद का, वह सार्वजनिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 15वां में कहा है कि भू-क्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भू-क्षरण का मतलब यह हो गया कि भूमि का अनुपजाऊ होना। भूमि का अनुपजाऊ, देखिए भू-क्षरण हो रहा है मतलब वहाँ से जो मृदा की उपज है यानी उपजाऊ जो उसमें मिट्टी है, वह जो इसका क्षरण हो रहा है, तो इसका मतलब भूमि वहाँ पर क्या हो जाएगी? अनउपजाऊ हो जाएगी। दलदली होगी नहीं, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होगा नहीं, भूमि उपजाऊ होगी नहीं, जिसका मतलब क्या होगा? भूमि अनउपजाऊ होगा। 16वां का निम्नलिखित में से कौन सा संचारण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक है, समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। इसका मतलब यह हो गया कि जो है कि समुदाय मतलब कि लोग उस इसमें से कौन सा जो ऐसा है चारों विकल्प में से जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं हो पाती है आसानी से, ठीक है। इससे संयुक्त वन प्रबंधन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो है समुदाय लोग सीधे सी बात है वन का प्रबंधन कर सकते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में आप जानते ही हैं कि इसमें जो स्थानीय लोग जो है पेड़ को काटे जाए, जो पेड़ काटा जाए तो उसको बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, यहाँ पर हुए थे, ठीक है। अगर बीज बीज बचाओ आंदोलन, यह भी जो है किसान लोग अपने बीज बचाओ और साझा करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन करने की बात जब आती है, तो यहाँ पर लोगों की भागीदारी नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ पर सरकार को अपना हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसके कारण यह जो कि क्या होगा? सी वाला डी वाला सही होगा, ठीक है। साफ साफ पूछा है कि समुदाय की भागीदारी नहीं है, तो यहाँ यह डी जो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है, यहाँ पर समुदाय का जो है सीधी भागीदारी नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला जो है आपको 17वां सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो अवरोधकों का लक्षण नहीं है, आइए देखते हैं। कहा है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। फिर कहा सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, जी क्या गलत? वह बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि उस बढ़ावे को क्या करता है? उसमें कमी लाता है, ठीक है। क्या लाता है? बढ़ावे में क्या कर लाता है? कमी आता है, ठीक है ना। अवरोधकों को क्या करने का काम करता है? कम करने। यहाँ पूछा ना अवरोधकों को बढ़ावा देता है, तो यह अवरोधकों को कम करने का काम कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन जो होता है यह करता है। जिसका मतलब पूछा कौन नहीं, तो यहाँ सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए, भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, ऐसे ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो देखिए, पहला कहा उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना। जब उसके पास भूमि नहीं है तो उनके उपज का आप मूल्य कहाँ से देंगे? ये गलत हो जाएगा। उनके बच्चों को विदेशों में बसाया जाए, यह तो कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं कि उनके बच्चों को विदेशों में किया जाए। फिर कहा है अधिक मजदूरी देना, यह भी हो सकता है एक तरीका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी वाला क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। तो पूछा है 19वां में कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन जो आपका यह भूतापीय ऊर्जा है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। 20वां कहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है।